एक हमारे दर्शक हैं मनीष शाह साहब, आपके बड़े फॉलोअर है। ये बोल रहे हैं सर जमुना ऑटो 130 रुपये का लिया हुआ है और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 62 रुपये का लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म के स्टॉप लॉसेस पूछ रहे हैं इन दोनों काउंटर पर। जमुना ऑटो और उज्जीवन। हाँ। फिर उज्जीवन में तो देखिए ब्रेकआउट फेल हो रहा है। मैं एक मिनट रुकिए, मैं आपको वापस स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। हम्म। इसको पहले आप जेके टायर के साथ ध्यान से देख लीजिए। हम्म। जेके टायर आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट फेल हो रहा है। ये हम्म। वाला ब्रेकआउट अगले ही दिन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट ये फेल हो रहा है। हम्म। ये ब्रेकआउट बार है, अगले ही बार में यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल बार बन गई है। हम्म। ये वाली हमने क्या डिस्कस किया था लॉन्ग लिक्विडेशन में। पहला टारगेट 438, दूसरा टारगेट 397 और तीसरा टारगेट आपका एक और सुन लो यहाँ पे है 353 और चौथा टारगेट 311 ये आएगा। पहला टारगेट 438 रुपए। आप देखिए 3 ही हफ्ते में लिक्विडेशन में कितनी तेजी से आया है, जबकि इतना बड़ा 103 हफ्ते का कपनैंडल पैटर्न था। जनरली ब्रेकआउट फेल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये तुरंत हो रहा था। तो आपको एग्जिट प्लान करना चाहिए। बड़ा पैटर्न इसका मतलब नहीं है कि चल ही जाएगा। उज्जीवन में 318 हफ्ते का बना है, यहाँ पे फेलियर के इनिशियल साइन आ रहा है। अभी 20 मूविंग एवरेज पर रुका हुआ है। अगर वीकली पे 20 के नीचे क्लोज करता है तो फिर ये स्टॉक एकदम से खराब हो जाएगा। हर कीमत पे आपको 51 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। 51 का स्टॉप लॉस अगर कटा तो लिक्विडेशन में आप लेवल मान के चलो कि पहला ही लेवल आपको मिलेगा 43.88 और दूसरा लेवल मिलेगा 41। तो अभी आपको होल्ड करना है। स्टॉप लॉस आपको 51.50 का क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है। दूसरा जमुना ऑटो। जमुना ऑटो में यहाँ पे भी ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट रीटेस्ट होने आया है। स्टॉप लॉस 123 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे और 3 रुपए बफर दे दीजिए, 120 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे लगा लीजिए। 120 नहीं टूटा तो जमुना ऑटो आपको आराम से 200-210 रुपए दे देगा। ठीक है। श्रवण सिंह जी हैं ये पूछ रहे हैं कि जी शिपिंग में स्टेज 2 बेस 3 फॉर्मेशन बन रहा है क्या? जी शिपिंग स्टेज 2 अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट भी है 72 हफ्ते का और रीसेट होने के बाद सेकंड बेस ही फॉर्म हो रहा है, बट ऑल टाइम हाई पे है। तो एक बार आपको रिएक्शन मिल सकता है 1470 रुपए के आसपास से। अगर 1470 को स्वीप किया तो वापस से ये नीचे 860 आएगा। अगर 1470 को तोड़ दिया तो फिर ये बीएससी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये आपको 2000 तक ऊपर ले जाएगा। सामने मैस्टॉक और एससीआई में भी अच्छा बाउंस बैक आया है, मगर तीनों के चार्ट फिर आजू बाजू लगा के देखिए जी शिपिंग में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो अगर मुझे लेना है मैं जी शिपिंग ही लूंगा, बट मैं वेट करूंगा। कंसोलिडेशन 3-4 दिन की बनती है तो स्टॉप लॉस छोटा होने का वेट करूंगा, उसके बाद में बाई करूंगा। इनका एक सवाल और है एजीआईआईएल पर, इस पर और राय दे दीजिए सर। एजीआईएल में कल प्रॉफिट बुक कराया ना अपन ने 312 में। सर कल 312 में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कराया है एजीआईएल में। हालांकि इसमें बॉक्स का तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। इसमें बॉक्स का ब्रेकआउट बना है 240 नीचे में और 287.90 ऊपर में। याद कीजिए बोलते बोलते जुबान थक गई थी। 287.90 ये निकलने के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट बनेगा। स्टॉक में ब्रेकआउट बना 3-6 छठवां दिन है कंसोलिडेशन का। 10-20 मूविंग एवरेज कैचअप होते ही स्टॉक में 400 रुपए तक की अपसाइड बन सकती है, बट 287 का स्टॉप लॉस मैंडेटरली मेंटेन करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं दूर रहिए स्टॉक से। 3700 करोड़ का माइक्रो कैप स्टॉक है, गिरता है तो मुंह के बल गिरता है, चलता है तो आसमान तक चलता है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर, इमोशनली मैनेज नहीं कर सकते हैं सब चीजें, बिल्कुल दूर रहिए। एक सवाल हमें मिला है कियान 17 जी का, इनका सवाल है सर। एस्ट्रल सर 1700 रुपए का टारगेट आपको दिया था, एस्ट्रल हाँ, में भी टारगेट कंप्लीट हो गया 1590 रुपए से। बहुत बढ़िया। तो इसमें टारगेट हिट डलवा दूं? हाँ अभी डलवा दीजिए, डिप में फिर बाई करेंगे। ठीक है, तो टारगेट हिट की मोहर लगाइए। इस काउंटर पर जिन लोगों ने लिया था उनके टारगेट हिट हो गए। देखिए इस फॉलिंग मार्केट में टारगेट हिट होना बड़ा मुश्किल काम है और यहाँ पर बेहतरीन टारगेट हिट हुआ। तो अंशुल जी की तरफ से ये बेहतरीन काउंटर और यहाँ पर सर करीब रिलेटिव 100 स्ट्रेंथ रुपये। पे फोकस कीजिए। इस समय प्रॉब्लम ये है कि हम मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के खिलाड़ी हैं,
लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ लार्ज कैप्स काउंटर्स में आ रहा है। तो मैं दो काम कर सकता हूँ, मैं बाजार के साथ खड़े होकर बहस कर सकता हूँ कि नहीं मैं मिड कैप स्मॉल कैप ही बाई करूंगा, वो मेरे को झापड़ पे झापड़ मारता रहेगा, या फिर मैं सीधे उसके सामने सरेंडर कर दूंगा कि तुम कृष्ण मैं अर्जुन जो कहो सो कर दूं। तो वो कह रहा है ना कि इस समय रिलेटिव स्ट्रेंथ लार्ज कैप में है या बड़े काउंटर्स में है, तो उनमें ट्रेड करो, तो मैं उनमें ट्रेड कर रहा हूँ। नहीं तो कृष्ण ने तो एक दिन गंगा तट पे ये भी कहा था कि अर्जुन बाण चलाओ, अर्जुन ने पूछा कहाँ, तो बोले चला दो, उड़ता तीर कोई भी ले लेगा। तो इस समय मिड कैप स्मॉल कैप के उड़ते तीर लेने की जगह रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर को अगर आप रखेंगे तो आपके तीर निशाने पे लगेंगे, पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर कियान सात्रा अच्छा, जी का, लड़के बोल रहे हैं कि वो डिस्क्लोजर वाला उड़ता तीर तो आपने भी लिया था। नहीं मैंने नहीं लिया था, ये तो नहीं नहीं, मेरे लिए अच्छा बोल रहे हाँ। हैं, हाँ अब वो तो देखो, डिस्क्लोजर वाला उड़ता आपने भी लिया था। वो 25 सेकंड का मैं वेट करूंगा जब आप प्रदीप जी से तेज बोलोगे। नहीं नहीं, आज मैंने डिसाइड किया, आज देखिए एक सेबी का नया नियम आया है, हम लोग हाँ मजाक लेते हैं तो आज सेबी का नया, मैंने शायद आपके साथ शेयर किया है कि नहीं किया है, हाँ आज सेबी का न्यूज़पेपर में भी आया है। सेबी हाँ has directed all its regulated entities to permanently disclose their registered name and registration number on social media platforms while posting securities market related content. The directive applies to stockbroker, portfolio manager, mutual funds, ये तो पहले से रेगुलेटेड थे, इंटरमीडिएटरीज और एजेंट सच एज डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन तक को भी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्क्लोज करना है हर वीडियो या वो कंटेंट के पहले। पहले आप पहले वीडियो शुरू करेंगे तो पहले दिखाएंगे, उसके बाद अपना कंटेंट बात करेंगे, ना कि ये लागू कब आखिरी। से हो रहा है अंशुल भाई ये? The new norms will come into effect from May 1. The चलो ठीक requirement है। will cover all form of content including video, written post, मतलब जो रोज 8-10 हाँ आर्टिकल में न्यूज़पेपर में लिखता हूँ उसमें भी अब मेरे को सेबी का नंबर और वो सारी चीजें देना है। शेयर्ड ऑन ओपन प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड ग्रुप, यानी आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप चला रहे हो क्लोज्ड वाला, व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हो, उसमें भी आपको डिस्क्लोजर पहले देना है। तो बिल्कुल ठीक, हमको इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। 1 मई से पूरे हम तो वैसे भी नियमों का पालन करते रहे हैं और अब और नियमों का पालन करेंगे, जैसे जैसे सेबी बोलेगी भाई वैसे वैसे नियम जो बनाए गए हैं, कानून क्यों मैं तो तोड़ने। वीडियो ही बना देने के मूड में हूँ सर, एक वीडियो 20 सेकंड का बना के उसमें सारे डिस्क्लोजर सब बना के आप लोग को दे दूंगा, पहले ही वो चला दिया करो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक कर्नेक्स पर सवाल आया, 1260 का लिया हुआ है, क्रॉस 213 का लिया हुआ है, इन पर इन दोनों काउंटर को सेल करें या एवरेज करना पड़ेगा? कर्नेक्स और दूसरा कौन सा है सर? सर क्रॉस 213 का लिया हुआ है, कर्नेक्स 1260 का। तो देखो क्रॉस में तो पुल बैक है और 182 जब तक नहीं टूट रहा है आईपीओ बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो 182 के नीचे खराब हो जाएगा, उसके नीचे बेच देना है, और अगर ये 234 का ब्रेकआउट दे देगा तो तेज हो जाएगा। तो दोनों में से एक चीज का वेट कीजिए, फिलहाल मझधार में लटका हुआ है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो जिस साइड भी टूटेगा उस साइड चल देगा। कर्नेक्स में क्लियरली बाइंग क्लाइमेक्स 1500 रुपए पे हो चुका है दिसंबर 2024 में, अभी उसके बाद से 618 620 तक नीचे आया था, बाउंस बैक करके 1328 गया है, अभी रेंज बनी हुई है 1370 और 940। आप याद कर लीजिए IRFC 250 दिन के ऊपर रेंज प्रोटेक्ट की थी और फाइनली गैप के साथ तोड़ा था। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 940 रुपए गैप के साथ या विदाउट गैप टूटेगा, और नीचे में ये 600 का अपना स्विंग लो तोड़ते हुए 470-80 के पास अनमिटिगेटेड लेवल है, वहां तक आ जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि कहीं भी गलती से 1200 रुपए मिल जाए हाथ धो लीजिए इससे, नहीं तो आप धीरे धीरे करके बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक में फंसे हैं। रेलवे डिफेंस का हाल देख लीजिए, यही हाल इसका भी होने वाला है। अच्छा अंशुल भाई, ये JSW इंफ्रा आज करीब 5% ऊपर है गिरे हुए बाजार में, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई क्या? 240 के चक्कर में हम 244 पे 2-3 बार ही आया, मिस हो गया क्या? ये अभी लेना बनता है या अभी वेट करें किसी दिन और रिट्रेस होने का? सर देखिए, अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं होती है, क्योंकि अगर आप तैयार बैठे हैं तो आपको महंगा सस्ता मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। मैं फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, 700 रुपए पे जब पलट के देखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा कि 300 में लिया कि 290 में लिया कि 240 में लिया, फर्क इससे पड़ेगा कि ले लिया कि नहीं ले लिया, आप नाव में चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए। आप 80 घाट से चढ़े, चाहे आप जैन घाट से चढ़े, चाहे आप भदैनी घाट से चले,
आप नाव पे चढ़ के नमो घाट तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे इससे फर्क पड़ेगा। तो जहां मौका मिले वहां चढ़ जाइए। मैं इंतजार में बैठा हूं, 271 का ब्रेकआउट बन रहा है। अब मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर है। 4-5 दिन अगर ये टाइट रेंज में चला गया और स्टॉप लॉस 7-8 रुपए से नीचे मिला, मतलब अभी मैं खरीदूंगा तो स्टॉप लॉस 240 यानी 30-35 रुपए नीचे आएगा। स्टॉप लॉस जैसे 8 रुपए के अंदर की रेंज में आया, मतलब 4% 5% की रेंज में स्टॉप लॉस आया और मैंने इस स्टॉक को बाई करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैं सवाल लेना बंद कर दूंगा। तो मैं इसलिए अभी धीरे धीरे अवॉइड करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ कि वो सेबी के विंडो से बाहर हो जाए। अब ये मेरी बाइंग लिस्ट में क्लियरली आने लगा है। दूसरी चीज, जैसे वही रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली बात है। अब रिलायंस 3 दिन पहले होली के दिन लिया था, आज 1414 में आधा बेचा है 20 डे मूविंग एवरेज पे, आधा ऊपर लगा के 1438 में 38 में बैठा हूँ। वो बिकते ही से पूरा पैसा वापस खाली हो जाएगा, नीचे वाला तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरा पैसा खाली होता जा रहा है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अपना स्ट्रक्चर चेंज करता जा रहा है। लास्ट बाई बिफोर द सेल, जिसको हम लोअर हाई कहते हैं, 271 पे था, वो क्रॉस हो चुका है। ये पहला इनिशियल सिग्नेचर है ट्रेंड रिवर्सल का जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में, जो पूरी डाउन मूव में हम वेट कर रहे थे कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। हो गया है, हो रहा है। टाइटनेस मिले, स्टॉप लॉस छोटा हो, मैं बाई करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई है। मैं थोड़ा महंगा भी खरीदने में यकीन रखता हूं ताकि और महंगा बिक जाए, सस्ता खरीदने में और सस्ता बिक जाता है। बिल्कुल ठीक है। सानवी सावंत जी पूछ रही हैं कि सर लॉन्ग टर्म में एचडीएफसी बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, 944 की बाइंग है 2 से 3 साल के लिए, ठीक है? सर एचडीएफसी बैंक ठीक है, अच्छे लेवल पे मिल रहा है, और डिप मिले तो एक्यूमुलेट करते चलिए, थोड़ा थोड़ा 10-5% लेते चलिए। एक एचडीएफसी में विजल ब्लोअर वाली भी कोई न्यूज है, वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मैं बहुत ढंग से नहीं पढ़ पाया कि क्या थी, किसके खिलाफ थी, कैसी थी, बट कुछ उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। बट इवेंचुअली एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा गवर्नड बैंक है, इन सब चीज से बाहर निकल आएगा। ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन 1120 आपको मिल जाएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। वो आरबीआई के वो सीनियर मैनेजमेंट के एग्जिट को लेकर कुछ है, वो ठीक है, उसका इम्पैक्ट आता है ऐसे समय में। अंजलि वही वाली बात है कि वो खबरें आती रहती है। अच्छा, एक हमारी दर्शक हैं हमारे निलय खेदर जी, ये पूछ रहे हैं सर जियो फाइनेंस यहाँ पर बाय कर सकते हैं क्या? जियो फाइनेंस अभी भी जून 2024, जून जुलाई 2025 से बात कर रहे हैं, एक साल कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं मतलब ऊपर नहीं जाएगा, आपका पैसा नहीं बनेगा। 320 रुपए से 240 आ गया है, अभी और 4 महीना 5 महीना छोड़ दीजिए। जियो का आईपीओ जब आने लगे तब जियो फाइनेंस में ट्रैक्शन बनना स्टार्ट होगा। बट अगेन मैं पेरेंट कंपनी में ज्यादा यकीन रखता हूं, तो मैं रिलायंस में ही ट्रेड करता हूं, मेरा इंटरेस्ट वहीं पे ज्यादा आता है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं मुकेश कुमार जी कि सर ये टाटा पावर 375 रुपये पर खरीदा हुआ है, क्या करना चाहिए? अंशुल भाई, इसमें बड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है, मतलब अगर आप पावर शेयरों में देखोगे तो टाटा पावर ठीक खड़ा हुआ जिस तरह से मार्केट गिरा है। सर 2-3 चीज होती है, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ की आपने बात की, पहले मैं टाटा पावर की बात कर देता हूँ। टाटा पावर में 12 महीने या 52 हफ्ते का डबल बॉटम बना है, मंथली चार्ट पे हैमर बन गया है। हैमर बनना अपने आप में एक कंफर्मेशन है कि डबल बॉटम बन चुका है। ब्रेकआउट पे बाई करना है, 385 रुपए 40 पैसे का ब्रेकआउट है, एक वीकली क्लोज इसके ऊपर ये टारगेट खुल जाएगा 417 रुपए का, जो नेकलाइन है इस डबल बॉटम की, और 417 रुपए के ऊपर ये 500 रुपए आराम से निकल जाएगा। तो बहुत बेहतरीन पैटर्न है, 385 रुपए 40 पैसा, इसके ऊपर एक वीकली क्लोज और ये मेरी बाय लिस्ट में लौट आएगा। अब आपने बात की रिलेटिव स्ट्रेंथ की। रिलेटिव स्ट्रेंथ 3 तरीके की होती है, जैसे निफ्टी 7% गिरी, अगर स्टॉक 7% से कम गिरा है, यानी 0 to -7 के बीच में है, तो वो भी, जैसे 3% गिरा एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, तो वो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मगर ये नेगेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ है, क्योंकि निफ्टी 7 गिरी और ये 3 गिरा, यानी निफ्टी से कम गिरा, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ तो है लेकिन नेगेटिव है क्योंकि ये गिरा। दूसरी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है कि निफ्टी 7 गिरी और ये 0 गिरा, इसको कहते हैं न्यूट्रल रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो टाटा पावर न्यूट्रल रिलेटिव स्ट्रेंथ में आता है। तीसरा होता है कि निफ्टी 7% गिरी, मेरा स्टॉक 20% चला, यानी ये 27% रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गई, 20 अपना चलने की और 7% जो निफ्टी की गिरावट है उसको नलीफाई करने की, तो 27%, ये हो गया पॉजिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। टाटा पावर आता है न्यूट्रल रिलेटिव स्ट्रेंथ में,
385-40 के ऊपर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं टाटा पावर बाइंग के मूड में हूँ, लेकिन अभी न्यूट्रल रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। जहां पॉजिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जैसे बजाज ऑटो है, एस्ट्रल है, 7-8 नाम मैंने आपको बता के गया था, शेफलर हो गया। शेफलर आप देखिए 4200 रुपए से 4462 रुपए आज हो गया। तो ऐसे एस्ट्रल हो गया। तो इन टाइप के पॉजिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ में इस समय काम कीजिए, ज्यादा पैसा बनेगा। टाटा पावर 385-40 के ऊपर पॉजिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ में आ जाएगा, तब मेरा इंटरेस्ट इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर एल एन टी को फ्रेश बाय किया जा सकता है? पिटा था फिर रिकवर भी हुआ अंशुल भाई, अब इसको फ्रेश बाय की लिस्ट में डाल सकते हैं? तो देखिए एल मैंने कल बाई दिया था 3960 में मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और इंट्राडे में ही 4070 का टारगेट अचीव हो गया। इसको अगर आप 1 वीक का चार्ट कर सके तो, या वन वीक का चार्ट कर दीजिए। 1 वीक या 1 मंथ जो भी करना है, 1 वीक मंथ का भी चार्ट ये। हाँ ये 1 वीक ठीक है, 1 वीक ठीक है। ये जो पूरी गिरावट आई थी ना, ये 5 दिन में 15% की गिरावट थी। तो फिर याद कीजिए लार्ज कैप में हम क्या कहते हैं, 15 से 25% की गिरावट के बाद आपको बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। 5 ही दिन में 15% गिरा और हैमर बना। जो अभी हमने टाटा पावर पे बात की, मंथली पे हैमर बना, या डेली पे हैमर बना था परसों। कल जैसे ही हैमर का ब्रेकआउट दिया 3959 के ऊपर, हमने मीडिया चैनल्स पे बाई दिया था, तुरंत 100 रुपए चल गया, टारगेट अचीव हो गया। अब चूंकि प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है, तो वापस से फ्रेश बाइंग की तुरंत सलाह देना गलत हो जाएगा, मॉरली गलत हो जाएगा। तो आई वुड होल्ड माई हॉर्सेस 3853 इसके आसपास दोबारा सवाल पूछिएगा, वहां पे जरूर अगर बुलिश एविडेंस मिला तो मैं बाई की सलाह जरूर दूंगा। तो 3853 उस लेवल को नोटिस कीजिए, वहां पे सवाल पूछिएगा। विशाल शर्मा जी हैं, पूछ रहे हैं सर सनातन टेक्सटाइल 399 का लिया है, इसको होल्ड करूं या सेल? ये 409 पर चल रहा है। SANATHAN 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है। आईपीओ बेस ब्रेकआउट दिया था 424 पे, 554 तक गया था और वापस नीचे आ रहा है। और नीचे आने में इसको जो नहीं करना था वो था 423 का जो आईपीओ बेस ब्रेकआउट था, उस लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए था, उसको तोड़ के नीचे चल रहा है। तो मैं अभी अवॉइड के मोड में रहूंगा जब तक ये 460 480 नहीं निकालता है, मेरे लिए अवॉइड की लिस्ट में रहेगा। और अगर ये 1 से 2 हफ्ते में 423 रिक्लेम नहीं किया तो फिर नीचे 350 और 293 का टारगेट खुल जाएगा। तो अगले 2 हफ्ते इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 423 तो रिक्लेम हो ही जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये बहुत लंबी दिक्कत में आएगा, ऑल टाइम लो दिखा सकता है। BEL का टारगेट क्या रहेगा सर? अंकित जी पूछ रहे हैं कहां तक जाएगा ये ऑल टाइम हाई पर आ गया अंशुल भाई। सर ये सनातन वालों को मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि ऑल टाइम लो कैसे आ सकता है इतना नीचे, टाटा कैपिटल के चार्ट को वापस खोल लीजिए। पहला आईपीओ बेस ब्रेकआउट 336 पे आया, 364 तक गया। सेकंड बेस ब्रेकआउट 353 का लेवल होल्ड होना चाहिए था, जो नहीं होल्ड हुआ। तो आज ऑलमोस्ट आप ऑल टाइम लो पे खड़े हो। 319 का लो बना है और ऑल टाइम लो 315 का, यानी 4 रुपए रह गया है। तो एनीथिंग कैन हैपन। लेवल ब्रेक होने के बाद लिक्विडेशन कितना हार्ड रहेगा कहना लगभग असंभव है। लेवल टूटने के बाद ज्यादा उसमें वो उंगली नहीं करनी चाहिए, एक बार निकल के कोने में बैठ जाना चाहिए। अच्छा, जेफरी तो कह रहे हैं आज टाटा कैपिटल उन्होंने अपनी कन्विक्शन लिस्ट में डाला है, क्रिस वुड ने। वो कह रहे हैं कि हमने निवेश किया, मन्नापुरम फाइनेंस से हमने निवेश हटा दिया और टाटा कैपिटल में डाल दिया। सर वो इन्वेस्टर हैं, आपके दर्शक और मैं ट्रेडर हैं, तो हम इन्वेस्टर और ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव दोनों अलग अलग होते हैं। वो 5 साल भी रख लेंगे। दूसरा, उनके टोटल नेटवर्थ का या टोटल उनकी जो AUM है उसका शायद 0.5% हिस्सा होगा। आप 100% हिस्सा लेके बैठ जाएंगे और फिर रोते रहेंगे। तो दोनों के नजरिए में अंतर है, रिस्क एपेटाइट में अंतर है, पेशेंस में अंतर है, हर चीज में अंतर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन अंशुल भाई, फटाफट से बस 1 सेकंड में बता दीजिए। BEL 10 सेकंड में, फिर मैं स्टॉक एक्सरे लेता हूं क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट। सर BEL में रिलेटिव स्ट्रेंथ है 428 के ब्रेकआउट से 499 की हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, 499 जा सकता है। और 1 मिनट में एक्स्ट्रा ले ही लेता हूँ, दूसरी जगह लेट पहुंचूंगा तो रोज ही डांट खाता हूँ, आज भी खा लूंगा। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है हमारे इधर बंदरों की बहुत समस्या है, ऑफिस में भी और मेरे घर पे भी। ये बोल रहा है कि बंदर डाल डाल कूदते हैं, तो वही जेफरीज की तरह हम लोग भी अगर डाल डाल कूदने लगे तो इस उम्र में कमर लचकेगी ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
टेढ़ा ही चलेंगे 90 की उम्र तक, सीधा नहीं चल पाएंगे। अरे तो इसका मतलब क्या, जेफरीज की मतलब इसका मैं। जैसे टाटा कैपिटल ले रहा है तो हमको टाटा कैपिटल नहीं लेना है, वो इन्वेस्टर है, अच्छा हम अच्छा ट्रेडर है। अच्छा 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 अच्छा, उस प्रोस्पेक्टिव में बोल रहे हैं। मैं हाँ सोचा था नहीं बीएल से, मैंने कहा बंदरों का क्या लेना देना, मतलब बीएल और नहीं नहीं, बंदर आ गए बीईएल तो नहीं। हाँ ठीक है। बंदरों का लेना देना तो आपसे था, बीच में टाटा कैपिटल आ गया। मेरे से क्या लेना देना था? अब आप फिर डिस्कस कर लेंगे, अच्छी यही नहीं की जाती। अच्छा चलो ठीक है, बंदरों से लेना देना करवाना।